हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अपने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। आपके बीच में जो दो सीरीज प्रचलित है, एक तो है पवन सीरीज और दूसरा राजन सीरीज, जिसमें से एक सीरीज जो कि पवन सीरीज है उसको मैं आज से आप लोगों के बीच सॉल्व कराऊंगा। और इस क्रम में सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर चलेंगे। जितने भी बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आने की संभावना है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक क्लास में मैं लगभग 20 प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जो कि बहुविकल्पीय होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न से। यदि आप एकदम नई सीरीज लेके आए होंगे, अभी रिसेंटली जो आई हुई है मार्केट में, तो जो पहला क्वेश्चन है और पहले से लेके पांचवा क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन आपके 2023 के प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया है 2023, 23 और 23, ये पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? ऋण पूर्णांक संख्या है, इनमें से आपको ऋण पूर्णांक संख्या बतानी है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो, यानी कि जैसे कि 2 लिख दिया गया, 5 लिख दिया गया, 7 लिख दिया गया, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। अब पूर्णांक आपने पढ़ा होगा, 0 के दाईं ओर धनात्मक होता है, जबकि 0 के बाईं ओर सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। और इन सभी संख्याओं के सम्मिलित होने पर यह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक इधर चली जाती हैं संख्याएं, और 0 के बाईं ओर अनंत तक चली जाती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं के समूह को, इन्हीं के समुच्चय को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई अंश बटे हर वाली संख्या नहीं लिखी हुई है और ना ही कोई रूट वाली संख्या लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन ए पहले गलत हो जाएगा और ऑप्शन द आपका गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? ऋण पूर्णांक संख्याएं, यानी जिसमें निगेटिव या माइनस का चिन्ह लगा हो। तो आप देख सकते हैं इसमें बा में माइनस का चिन्ह है जो कि है -5, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है? 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है भाग विधि। आप भाग कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, भाग करिए, इसमें से किससे कटेगा? तो आप सबसे पहले 2 से काटने का प्रयास करिए। 9 नहीं कटेगा तो हम एज इट इज लिख देंगे, ऐसे उतार देंगे। 12 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 18 कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। अभी भी यदि 2 से कोई भी एक संख्या अगर कट रही हो तो आप 2 ही से भाग करेंगे। तो 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, और 2 3 6, और ये 9 नहीं कटेगा तो हम ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, क्या 2 से अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो उसके आगे बढ़ते हैं, 3 लेते हैं, 3 से कटेगा तो 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9। फिर किससे कटेगा? तो 3 से कटेगा। आप देख पा रहे होंगे, तो एक बार जाएगा। और जब पूरी संख्याएं कट जाए तो हमारा लासा हो जाता है। क्या होता है लासा? 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3, इनका गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। आपका लासा कितना आ गया? 36 आ गया। आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी यानी बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके होंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके।
और Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में 0 नहीं आना चाहिए। P बटे Q यानी 2/3, तो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। जैसे कि 22/15 ये कैसी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या नहीं लिख सकते हैं, हम 5/0 नहीं लिख सकते हैं, हर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या है। जैसे कि 22/12 बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है, हमसे नहीं पूछा गया है। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो पूछा है वो निगेटिव है या कैसा क्वेश्चन है। तो ये तो है हमारा परिमेय, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसको देखिए, अगर इसको हम लिखें 0.78, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये भी P/Q के रूप में हो गया, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। और देखिए पाई अपरिमेय संख्या होती है, इसीलिए ये पाई करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 5/रूट क्या लिखा है, 5/√36। अब √36 का जो मान होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो यानी ये क्या लिखा है, 5/6। यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ग निकालना है। अब वर्ग किसका निकालना है, 9.5 का। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे वर्ग निकालने का। देखिए, एक तरीका ये है कि 9.5 का वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणे में वही संख्या, यानी कि 9.5 को 9.5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करें यदि, तो ये 5 का 25 हो जाएगा। फिर 5 9 45, और 45 और 2 हो जाएगा 47। फिर 9 5 45, आपका बचेगा हासिल आ जाएगा 4। फिर 9 9 81, 81 और 4 हो जाएगा 85। जोड़ देते हैं, 7 5 12, 4 और 5 9, 1 10, ये हो जाएगा 90 25। अब आपको क्या करना है, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 90.25, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है, आ में है, ये आ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया गुणा करके। अब हम एक ट्रिक बताते हैं। कैसा ट्रिक है, जैसे देखिए 9.5 का स्क्वायर करना है। अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, आप एक बार 5 का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना, 25 आ जाएगा। अब आप 9 का स्क्वायर करिए तो 9 9 कितना होता है, 81 होता है। 9 9 81 हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो 5 9 45 और 45 दूना 90, एक अंक इसको छोड़िए और 90 लिख के जोड़ दीजिए। तो ये 5, यहाँ 2, 9 1 10, ये हो जाएगा 0 और 8 1 9। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ लगा देंगे 2 अंक के पहले। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ भी उतना और यहाँ भी इतना आया। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पूछा गया है वर्ग 40,50, ये वर्ग अंतराल है 40-50 का मध्य बिंदु पूछा है। अब ये मध्य बिंदु क्या होता है, देखिए 40 और 50 के मध्य में कौन आएगा, तो क्या करिए आप 40 + 50 करिए और मध्य निकालना हो तो 2 से भाग कर दीजिए। इनको जोड़ेंगे तो ये 90 आएगा और 90/2 इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। अब 45 आपके ऑप्शन नंबर बा में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, 1 है, 0 है, -1 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे छोटा पूर्णांक है, यह नहीं लिखा गया है कि निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, जबकि पूछा गया है सबसे छोटा पूर्णांक। अभी जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया तो उसमें आपको पूर्णांक के बारे में बताया। क्या बताया कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 के दाहिने ओर
सारी संख्याएं धनात्मक, और वो भी कहाँ तक, अनंत तक। 0 के बाईं ओर सारी संख्याएं ऋणात्मक, कहाँ तक, यहाँ भी अनंत तक। ना इधर किसी छोर का पता है, ना इधर किसी छोर का पता है, तो हम कैसे बता देंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या फिर कौन सी संख्या सबसे छोटी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो सबसे छोटा पूर्णांक तो हम बता ही नहीं सकते हैं कौन सा है। यहाँ पे सबसे छोटा पूर्णांक आप गिनती पढ़ते चले जाइए, 1 2 3 4 50 100 500 1000 लाख। इसीलिए यहाँ हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यदि यहाँ लिखा होता कि निम्न में से छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो निम्न में से देखिए 1 है, 0 है, -1 है, तो कौन सा आपका सही हो जाता, बताइए। 0 बड़ा है या फिर -1, तो ये 0 बड़ा है, -1 छोटा है, तो छोटा कौन सा हो जाता, -1 हो जाता, यानी -1 सही हो जाता। कब, जब यहाँ लिखा होता निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक। क्लियर है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। परिमाप दिया गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, मैं लिखता हूं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप कितना दिया गया है, तो ये दिया गया था 3 मीटर। और पूछा क्या गया था, पूछा गया था क्षेत्रफल पूछा गया था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, फार्मूला सबको पता होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। कई बच्चों ने क्या गलती किया कि इस 3 को भुजा की जगह पे रख दिया और यहाँ पे सॉल्व कर दिया 3/4 गुणे 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, और 9 में √3 का गुणा होगा तो √3 आ गया। और यही ऑप्शन में भी आपके देखने को मिला, ये ऑप्शन नंबर सा लिखा था, सा क्लिक किए और टिक किए और आ गए घर। जब उन्होंने ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा तो इनका ऑप्शन सा बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला है आपका, यहाँ भुजा है, यानी भुजा का माप रखना है, और यहाँ दिया क्या गया था, यहाँ दिया गया था परिमाप। तो सबसे पहले आपको यहाँ से परिमाप से आपको एक भुजा निकालना होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आप सभी को पता है परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। अब दिया गया था परिमाप कितना, 3 मीटर, 3 मीटर दिया गया था। तो यहाँ से अगर हम भुजा निकालेंगे, एक भुजा, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, और कट करेंगे तो 1 आएगा, यानी भुजा कितना आ गया, तो भुजा आया 1 मीटर। अब हम फार्मूला लिखेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितनी आई, भुजा आई 1 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3/4, और 1 का चाहे जितना वर्ग करें या फिर क्यूब करें एक ही आएगा, और मीटर का वर्ग होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी तो उस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा कितना आएगा, √3/4 मीटर स्क्वायर। चूंकि क्वेश्चन में मीटर दिया है इसीलिए आंसर भी मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ भी गलती हुई, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था। कई बच्चों ने इसको भी जल्दबाजी में टिक कर दिया था। इसीलिए बहुत ही बारीकी से आप जांच करके तभी आंसर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, निम्न में अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो
केवल 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा कोई और भी संख्या उसको विभाजित ना कर सके, काट ना सके, तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याएं जैसे देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं 8,2,4 दिया गया है, तो देखते हैं क्या इनमें सभी संख्याएं अभाज्य हैं। यदि सभी अभाज्य होंगी तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगर देखें इसको तो ये 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इसके अलावा अगर किसी और से ये कट रहा है तो ये अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 8 ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा देखिए ऑप्शन बा 11 है, 2 है और 3 है। तो 11 को देखिए, 11 को कौन काटेगा, 1 काटेगा और 11 काटेगा। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो 11 को कट कर दे। इसी प्रकार 2 1 से कटेगा और 2 से यानी स्वयं से कटेगा, 3 भी 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। तो ये तीनों संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अच्छा और आगे इसमें ऑप्शन 7 देख लेते हैं। 3 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 9 है वह एक भाज्य संख्या है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 को 1 काट देगा, 3 भी कट कर देगा और 9 भी कट जाएगा। दा को देखें तो 7 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सिर्फ बा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम बहुत ध्यान से समझिए, ये हर बार के पेपर में आ ही जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में या फिर आपके अति लघुत्तरीय में। देखिए योगात्मक प्रतिलोम, जब कभी भी योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो आपको समझ लीजिए इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि योग करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, -3/4 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो। तो -3/4 में अगर +3/4 हम जोड़ें तो ये घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, +3/4, +3/4। ठीक है, और अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम भी पूछा गया है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इस संख्या में किससे गुणा कर दिया जाए कि 1 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो देखिए अगर 1 लाना है हमें तो ये 4 भी कट कर दीजिए और 3 भी, कैसे कटेगा, 4/3 से गुणा कर दीजिए, ये इससे कट गया, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पे माइनस बच रहा है तो माइनस को प्लस बनाने के लिए भी माइनस से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या आया, 3/4, गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया, -4/3। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये ऑप्शन किस में है, 3/4 -4/3, 3/4 -4/3 यानी ऑप्शन बा में है, तो ये ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण की बात की गई है। रेखीय समीकरण क्या होता है, तो ऐसा समीकरण, ऐसा कोई समीकरण जिसके अधिकतम, जिसके चर में अधिकतम घात 1 हो, घात कितनी हो, 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया x + 5 = 0, तो यहाँ चर क्या है, x है और इसकी घात में कितना है, 1 है, तो ये एक रेखीय समीकरण है। पहला देखिए तो x + 8 = 27 दिया गया है, x + 8 = 27।
अब इसको अगर पक्षांतर करें, इधर उधर ले जाएं तो भी घटेगा, x तो है नहीं, सिर्फ x के पावर में कितना है 1 है, तो ये घट जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। या फिर इसको 8 को उधर ले जाएं तो 27 माइनस 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो भी ये क्या रहेगा, रेखीय समीकरण, यानी कि ये रेखीय समीकरण है। दूसरा वाला देखते हैं, ये है दूसरा दिया गया है 3x माइनस 5 बराबर 2x प्लस 8। पक्षांतर कर लीजिए, चर को एक तरफ अचर को दूसरी तरफ, तो 3x और ये इधर आएगा 2x, तो ये माइनस का हो जाता है, बराबर के उधर माइनस वाला जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए x के पावर में कितना है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रेखीय समीकरण। सा देखते हैं क्या है इसमें, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ और सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, कुछ और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। और देखिए इसमें जो अधिकतम घात है x की, जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2 है, तो ये एक रेखीय समीकरण नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण है, इसीलिए ये ऑप्शन हम टिक करेंगे सा, ये रेखीय समीकरण नहीं है। ठीक है, दा वाला अगर देखें तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो x बराबर 30, ये भी एक रेखीय समीकरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। अब इसमें पूछा है कि कोई ठोस है, जब वह स्थान घेरता है तो इसमें से क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता या फिर परिमाप। तो देखिए मान लीजिए कोई ठोस है, जैसे कि ये एक बॉटल है मेरे पास, ये एक ठोस है, अगर इसको किसी स्थान पर रखते हैं तो कुछ ये जगह कवर करेगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, जो कोई 2D होता है ना, द्विविमीय आकृति होती है, यदि उसको हम रखें तो वो जो स्थान घेरेगा वो क्या होगा, वह क्षेत्रफल कहलाएगा। और कोई इसे 3D या फिर ठोस होगा इस प्रकार, जब इसको हम रखेंगे तो जो जगह घेरेगा इसमें ऊंचाई भी होगी, तो ये क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। तो क्षेत्रफल और आयतन समझ गए। अब धारिता भी पूछा है, इसमें धारिता क्या होती है। देखिए कोई ठोस है और उसमें जो अंदर उसकी कैपेसिटी होती है, जैसे इसमें देखिए इसमें कितना जल भरा जा सकता है, इसमें कुछ ना कुछ पानी भरा हुआ है, तो ये इसकी धारिता है, कितना पानी इस बॉटल में भरा जा सकता है, तो वह इस बॉटल की धारिता कहलाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, -1 और 1 कितनी परमेय संख्या, -1 और 1 के बीच कितनी परमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। परमेय संख्याएं निकालने के लिए मैं बता चुका हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 परमेय संख्याएं हैं a, b, तो बीच का जो परमेय संख्या हम लोग निकालते हैं तो दोनों संख्याओं का योग करके उनको आधा कर देंगे, तो बीच वाली संख्या निकल आएगी। जैसे कि मान लीजिए 3 और 5 एक परमेय संख्या है, इन दोनों के बीच का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का योग करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 5 और 3 8/2 कितना आ जाएगा 4। तो आप सभी को पता भी है कि 3 और 5 के बीच में कौन आता है, 4 आता है। ठीक है, लेकिन क्या अब 3 और 4 के बीच में संख्याएं नहीं निकाली जा सकती हैं, निकाली जा सकती हैं। कैसे, तो इन दोनों के बीच का संख्या अब हम लोग निकालेंगे, 3 + 4/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 7/2। अभी भी अगर हम
7/2 और 4 के बीच की संख्या निकालें फिर निकल आएंगी। यानी ऐसे करते करते हम लोग अनेकों संख्याएं निकाल सकते हैं, अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए 1 और -1 के बीच में कितनी परमेय संख्या होंगी? तो अनंत संख्याएं होंगी। ऑप्शन सा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है। वर्ग आपको सभी को पता होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है। और क्या दिया गया है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप दिया गया है। वर्ग का परिमाप। अच्छा, वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वर्ग का परिमाप कितना है? 4 मीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें एक भुजा प्राप्त हो जाएगी कि एक भुजा कितनी है। तो 4/4 मीटर, यानी कि 1 मीटर आ गया। 1 मीटर, सारी भुजाएं 1 मीटर। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, AD भी 1 मीटर हो जाएगा और AB भी कितना? 1 मीटर हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है? उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और भुजा निकाला कितना? 1 मीटर। तो 1 मीटर का हम लोग वर्ग कर देंगे, तो ये 1 का वर्ग करेंगे 1 और मीटर का वर्ग करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है a² - 2ab + b²। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इसको देख चुके होंगे। क्या होता है? कहीं कहीं आपको इसको ऐसे लिखा मिलेगा, a² + b² - 2ab। तो ये एक सर्वसमीका लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है जो किसका होता है? a - b का होल स्क्वायर। यही होता है। और आपके ऑप्शन में भी ये लिखा है, कहाँ पे? बा। ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? रैखिक समीकरण नहीं है, जैसा कि मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले करवा दिया था। रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है, इसको आप देख लीजिए और सॉल्व करिए। सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन है 2m + 3 = 5m। अब यहाँ तो मैं सॉल्व करके समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वरना आप देख के भी इसमें आंसर कर सकते हैं। ये आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। जब x में x का गुणा होगा तो ये x² हो जाएगा। अब देखिए, पहला ऑप्शन है, इसको अगर सॉल्व करें, 2m को उधर ट्रांसफर करें तो 3 = 5m - 2m। तो ये हो जाएगा 3 = 3m। m की पावर, देखो चर यही है इसमें, m की पावर 1 है, यानी कि ये रैखिक समीकरण है। ऑप्शन बा अगर देखा जाए तो 5y - 3 = 3, इसके भी पावर में 1 है y के पावर में, तो ये भी एक रैखिक समीकरण। इसी प्रकार जो सा है, तो ये है 5 × 2p + 1 = 4। अगर इसको ओपन करें तो ये 10p + 5 = 4। इसके भी पावर में कितना है? 1 है। ये भी रैखिक समीकरण होगा। लेकिन अगर ऑप्शन दा देखा जाए तो ये x + 1/x = 7 है। यहाँ अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 और ये हो जाएगा x = 7। x यहाँ जाएगा तो x² + 1 = 7x हो जाएगा। ठीक है। 7x को इधर लाएंगे तो x² - 7x + 1 = 0। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जो अधिकतम घात है चर की वो 2 है, इसीलिए ये रैखिक समीकरण नहीं द्विघात समीकरण होगा।
तो ऑप्शन इसमें दा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज किस प्रकार होगा यही हमको बताना है। ऑप्शन ए है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन बा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन सा है विषम बाहु त्रिभुज, ऑप्शन दा है त्रिभुज संभव नहीं है। सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज किस प्रकार बनेगा। तो ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की एक भुजा और ये हो गई 5 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूसरी भुजा और तीसरी भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर की, ये 8 और ये 5 और ये 3। तो इसमें अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है, सारी भुजाएं अलग अलग हैं तो ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। लेकिन एक चीज आप और ये ध्यान रखिएगा, जो त्रिभुज की भुजाएं होती हैं वो एक टर्म और कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। कौन सी टर्म कंडीशन है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी वह त्रिभुज बनना संभव है। देखिए 5 और 3 को अगर जोड़े तो ये 8 आता है, जबकि क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज बनना संभव होगा। तो 5 3 8 होगा और ये भी 8 है, यानी ये दोनों बराबर है, त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक भुजा इतनी छोटी हो जाएगी, मान लीजिए हम 8 बना दिए और ये 5 बना दिए, तो जो तीसरी भुजा बनाएंगे 3 वो ऐसे बनेगी, इस प्रकार बनेगी। जब ये इतना खुला रह जाएगा तो बताइए इसे त्रिभुज कहेंगे? त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा तो त्रिभुज नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में प्राकृतिक संख्या है। आप सभी ने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, कक्षा 4 5 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन आप देखिए, ए में आ है 2, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये भी नहीं है, और 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जबकि 0 क्या होता है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? इसमें आप देखिए 22/7 भी है और पाई भी है। इसमें यही कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि अगर पाई परिमेय संख्या नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा है कि पाई परिमेय संख्या नहीं है, जबकि पाई का मान ही 22/7 होता है। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन जो 22/7 है यह एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका आ करेक्ट हो जाएगा, 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वसमिका है। सर्वसमिका क्या होता है? तो सर्वसमिका चर का कोई भी मान हम रखें और दोनों तरफ वैल्यू क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो वे क्या कहलाएंगे? सर्वसमिका कहलाएंगे। ठीक है, तो x जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 3 = 5 है, तो x का मान हम चाहे 1 रख दें, चाहे 2 रख दें, चाहे 3 रख दें, तो क्या आना चाहिए? बराबर, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। तो समझ लीजिए वह सर्वसमिका है, अन्यथा नहीं। पहला ऑप्शन देखते हैं, तो 2x + 3 = 5 है। अगर यहाँ पे हम x का मान 1 रखें तो 2 × 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 हो जाएगा 5। यहाँ तो 5 आ गया, लेकिन अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रख दें तो 2 × 2 + 3, तो ये 4 और +3 हो जाएगा 7, और इधर क्या है? 5। तो इधर 7 आ गया, इधर 5, ये सर्वसमिका नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन अगर बा देखें, ऑप्शन बा को देखते हैं, क्या है? 2x + 1, 2 × x + 1 = 2x + 2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x का मान 1 रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × x का मान 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 × 1 + 2,
देखिए ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 और इधर भी आ गया 4। चलिए x के एक मान पर तो ये सही है, ये सर्व समीका दिखा रहा है, तो x का मान हम 2 रखते हैं एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × x का मान 2 है +1, यहाँ भी x का मान जब 2 रखेंगे +2। अब देखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला तो 2 × 3 और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 + 2, 3 दूनी 6। देखिए x का मान रखे तब भी दोनों तरफ बराबर, x का मान 2 रखे तब भी दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्व समीका हो जाएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं इसमें से, जैसे कि ये देखिए x 4x = 2x + 6। यहाँ अगर x का मान 1 रखें तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 + 6, यहाँ 4 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो समझ गए सर्व समीका क्या होता है। सर्व समीका का मतलब x का कोई भी मान रखने पर वह समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट कर दे तो वह सर्व समीका कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 3 की पावर x + 2 है बराबर 81 दिया गया, तो x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है 3 की पावर में x + 2 = 81। निकालना क्या है हमें, x का मान निकालना है। x कहाँ दिया गया है, पावर में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इस 81 को अगर हम बेस इसका 3 बनाए तो क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको आप तोड़िए, 81 को अगर तोड़िए तो क्या लिखेंगे, 3 से अगर इसको भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 9 27, फिर 3 से तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, यानी 3 × 3 × 3 × 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। ठीक, 81 के जगह पे 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4। आप सभी ने पढ़ा होगा, जब बेस क्या है समान हो तो घातों की तुलना करते हैं, तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना तो क्या हो जाएगा, x + 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो x + 2 बराबर किसके होगा, 4। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2 उधर भेजेंगे, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x का मान यहाँ आपको कितना मिल गया, 4 में से 2 घटाए 2 मिल गया, यानी ऑप्शन आ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21वें प्रश्न से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करिए, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।